नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर अफसरों की संवेदनहीनता उजागर हुई है। लखनऊ का यह मामला है जहां पर अफसरों की संवेदनहीनता किस तरीके की है उसका एक मामला सामने आया है। मरीजों को रेफरल लेटर सीएमओ साहब नहीं दे रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर के बाहर ही मरीज तड़पने को मजबूर हैं। मरीजों को लेकर तीमारदार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब के कानों तक आवाज उनकी नहीं पहुंच रही है। एक एक सांस की संघर्ष इस वक्त लखनऊ में चल रही है। इसका एस्टिमेट 20% है, पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। इसमें बहुत लोग वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे? फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी ऑक्सीजन। इसका एस्टिमेट 20% है, ये पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे? फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी ऑक्सीजन। इसका एस्टिमेट 20% है, ये पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। तो ये आप आवाज सुन पा रहे होंगे तीमारदार की। ऑक्सीजन लेवल 20 हो चुका है, यानी 90 के नीचे खतरनाक माना जाता है, लेकिन 20 ऑक्सीजन लेवल पहुंच चुका है। वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है, लेकिन रेफरल लेटर सीएमओ साहब जारी नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति है राजधानी लखनऊ की। पिछले एक सप्ताह से इसी तरीके से, सप्ताह भर से ज्यादा ही वक्त गुजर चुका है, और किस तरीके से सरकार के आदेशों की अवहेलना, सरकार की तमाम गंभीरता को जो जिम्मेदार अफसर हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी तस्दीक ये घटना कर रही है। मरीज, उनके परिजन, उनके तीमारदार लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हैं और वो अभी आइसोलेट हैं और तमाम दिशा निर्देश वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे रहे हैं, ये चीजें ग्राउंड पर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, बड़े अधिकारी जो बातें कह रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, ग्राउंड पर अगर उसकी ये हकीकत है तो ये तो सरकार की छवि भी खराब हो रही है और लोगों की जान भी सांसत में पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का ये वीडियो सामने आया, जहां पर कोविड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है उसके बाहर का ये वीडियो है, कहीं ना कहीं परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों का कहना है कि वो अर्जुनगंज से अपने मरीज को लेकर कोविड कमांड सेंटर इसलिए पहुंचे हैं कि वहां से उनको उम्मीद है कि उनको सहायता की जाएगी, उनके परिजन को इलाज मिलेगा। ऐसी स्थिति में जब मरीज की हालत बेहद गंभीर है, ऑक्सीजन लेवल 20 है, और जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल होता है तो वो खतरनाक माना जाता है। ऐसे में 20 ऑक्सीजन लेवल के साथ मरीज एक एक सांस के लिए लड़ाई कर रहा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन ने भी मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था कि सीएमओ का रेफरल लेटर ही क्यों डायरेक्ट मरीजों को इलाज नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश के बावजूद भी अगर इस तरीके की स्थितियां राजधानी लखनऊ की बनी हुई हैं तो काफी बेहद चिंताजनक है और सरकार की छवि खराब करने वाली है। मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं, उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करते हैं कि जनता को कहीं पर समस्या ना हो। लेकिन जब कोविड कंट्रोल सेंटर के बाहर का इस तरीके का वीडियो वायरल होता है, जहां पर मरीज एक एक सांस के लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो काफी मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। परिजनों के रो रो कर बुरा हाल है, उसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पसीजता है कि ऐसी स्थिति में उसको तत्काल जो है ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। राजधानी का ये पहला कोई मामला नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें राजधानी में लगातार वायरल हो रही हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कहता है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कराओ। सरकार अपने स्तर पर तमाम बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रही है, उसके बावजूद भी अगर आप अफसरों की हिला हवाली इस तरीके की रहेगी तो जाहिर सी बात है स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी। मरीज सड़क पर नीलेश, सवाल यही है कि आखिरकार ये रेफरल लेटर हर पेशेंट के साथ क्यों जरूरी हो? अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 20 पर पहुंच गया है, उसके बाद भी रेफरल लेटर की अगर जरूरत पड़ रही है तो सीधे सीधे उसकी जान के साथ खिलवाड़ है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लखनऊ के जो सीएमओ हैं संजय भटनागर वो पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। मजाल है कि संजय भटनागर किसी मरीज का फोन उठा ले, किसी मीडिया कर्मी का फोन उठा ले, किसी अधिकारी का फोन उठा ले, लगातार वो लापरवाह बने हुए हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरीके की तस्वीरें जो दिल को झकझोर देने वाली हैं वो वायरल हो रही हैं। ऑक्सीजन लेवल 20 है लेकिन मरीज फिर भी सड़क के किनारे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। परिजन अधिकारियों से इसलिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि वो अपने मरीज को भर्ती कराना चाहते हैं, अपने मरीज को समय पर इलाज दिलाना चाहते हैं, अपने मरीज को ऑक्सीजन दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी संवेदनाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब अधिकारी ऐसी घटनाओं के बाद भी संज्ञान नहीं लेते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में छोटे बड़े अगर हम प्राइवेट अस्पतालों को देख ले तो हजारों ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेडों की व्यवस्था कराई जा सकती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा सकती है, वहां पर मरीजों को उचित इलाज भी दिलाया जा सकता है, लेकिन वो सोचने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने एसी वाले कमरों में मस्त है, कागजी कार्रवाई चल रही है, वो कागजी कार्रवाई करके जो है आपने एक पॉइंट रेस किया है नीलेश कि जो लखनऊ के सीएमओ साहब हैं वो किसी मरीज के तीमारदार का फोन पिक नहीं करते, मीडिया कर्मी अगर उनसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उनका फोन पिक नहीं करते। ये राजधानी के सीएमओ का ये हाल है क्योंकि सरकार की तरफ से तो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपने सीयूजी नंबर पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। फिर ये सीएमओ साहब राजधानी में बैठकर इस स्थिति में जब वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरा देश इस वक्त जद्दोजहद कर रहा है, वो जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य के स्तर पर देखें तो सबसे बड़े अधिकारी हैं और वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? देखिए यही बड़ा सवाल उठता है, जनता भी लगातार यही सवाल उठा रही है कि जब सीएमओ लापरवाह बने हुए हैं तो उनको क्यों उनके पद से हटाया नहीं जा रहा है, उनके पद पर किसी जिम्मेदार सीएमओ को क्यों नहीं लाया जा रहा है। जनता भी लगातार ये सवाल कर रही है, मीडिया कर्मी भी यही सवाल कर रहे हैं कि सीएमओ संजय भटनागर अगर लखनऊ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को लाया जाए ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री के जो आदेश है उनको भी कहीं ना कहीं लखनऊ के जो सीएमओ है वो धता बता देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीयूजी नंबर उठना हर अधिकारी के लिए अनिवार्य है और वो खुद सीयूजी नंबर उठाएंगे। सीयूजी नंबर उठना तो दूर की बात है, नंबर लगता रहता है, बेल जाती रहती है लेकिन फोन नहीं उठता है। उसके अलावा अगर हम सीएमओ साहब के कार्यशैली की बात करें तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी खुद जाके अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब किसी अस्पताल से क्यों नहीं अस्पताल में पहुंचते हैं, क्यों किसी ऑक्सीजन प्लांट पर नहीं पहुंचते हैं, क्यों किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं। चलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित जिला है कोरोना से, वहां के सीएमओ साहब इतने लापरवाह हैं कि वो आम मरीजों के जो तीमारदार हैं उनके फोन तक उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, कानपुर से अगली खबर है जहां पर हैलेट अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं। अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। बद इंतजामी पर जो कोविड मरीज हैं उनके परिजन भड़क गए। जिस अस्पताल में आज की तारीख में बेड और ऑक्सीजन की कमी है, जो अस्पताल खुद बीमार है, वो कैसे मरीज और उनके मरीज का इलाज कर पाएगा? पहले तो इस अस्पताल को इलाज दरकार है क्योंकि इस अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी है। कानपुर का हैलेट अस्पताल काफी चर्चित और बड़ा अस्पताल है और वहां की व्यवस्था यह है कि अस्पताल राम भरोसे चल रहा है और जब कोविड के मरीज अंदर परेशान हुए तो बाहर परिजनों ने अस्पताल के हंगामा शुरू किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया है। तो कानपुर का हैलेट अस्पताल जो कानपुर और आसपास का एक सबसे बड़ा अस्पताल है, वो अस्पताल आज की तारीख में खुद बीमार है। अस्पताल में बेड की कमी है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और इतने बड़े अस्पताल में जब बेड और ऑक्सीजन जैसी चीज़ों की कमी हो रही है तो आखिरकार कोविड के मरीजों का यहाँ पर इलाज कैसे होगा? कोविड हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, ना स्टाफ है ना दवाइयाँ हैं। अंदर ले जाके आदमी को मार देते हैं, लपेट के दे देते हैं। केवल यही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो आदमी जिंदा रह जाता है वो अपने दम पे जिंदा रह जाता है, बाकी तो सबको मरना ही मरना है। परसों से आए हैं, 70% मरीज यहाँ लपेट के निकले हैं। वो सुनकर है सर, मेरे फादर यहाँ पर 18 तारीख से एडमिट हैं सर। ठीक है, मेरे फादर 60 ईयर्स ओल्ड हैं। उनको बहुत ज़्यादा, मेरी फ़ोन पे एक बार उनसे बात हुई, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, बहुत वीकनेस है। वो एबल नहीं है कि वो अपना लैट्रिन बाथरूम जा सके, वो बैठने तक के लिए एबल नहीं है। लैट्रिन बाथरूम वहाँ से काफ़ी दूरी पे डिस्टेंस पे है। कम से कम सर कोई ऐसा वहाँ का स्टाफ हो
जो पेशेंट्स की जो नीड है, कम से कम उसकी जो डेली नीड्स की चीज़ें, लैट्रिन बाथरूम कराने के लिए तो उनको सपोर्ट, अगर यहाँ का प्रशासन अगर नहीं कर सकता है तो हम लोगों को परमिशन दे, हम लोग अपनी व्यवस्था कैसी, क्या कह रहे हैं? सर सिर्फ सुबह और शाम ब्रीफिंग होती है कि आपका पेशेंट जो है इतने परसेंट, इतने किलो ऑक्सीजन के ऊपर इतना सपोर्ट कर रहा है, क्रिटिकल है, नॉर्मल है, थोड़ा ठीक है, गड़बड़ है, ये सिर्फ हो रहा है। यहाँ आईसीयू नहीं है, बाहर कहीं आईसीयू हो तो आप आईसीयू में ले जाइए। मेरे पिताजी को मैं लेके आया हूँ। मेरे पिताजी 89 ईयर्स ओल्ड हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं, उनके पैरों में जान नहीं है। ये प्रॉब्लम उनको 4 दिन से आई। उसके बाद मैंने कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव आया। कोविड पॉजिटिव आने के बाद मैं उनको यहाँ पे लाके इतवार की शाम को 6-7 बजे के बीच में एडमिट कराया और मैं लाल बंगले में रहता हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पे हमको कुछ उसकी स्टेटस नहीं मिल रही है। हमको यहाँ पे जो सुबह के टाइम डॉक्टर जो आ रहे हैं वो उन्होंने जो बता दिया कि अभी उनकी पोजीशन ठीक नहीं है या नॉर्मल है या ऑक्सीजन में नॉर्मल तक कोई वर्ड आए नहीं किसी का भी। भैया इस समय हम जो है न्यूरो साइंस हैलेट में भर्ती हैं। हमारा पेशेंट हैं वहाँ पे भर्ती हैं और उनका जो है डॉक्टर लोग ज़्यादा अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे हैं। उनको जो है डबल निमोनिया की शिकायत है। अगर हमने कहा कि हम अपने जो है हमको दिखा दीजिए क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, हम अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह कर लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको फाइल नहीं दिखा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है कुछ मालूम नहीं चल रहा अंदर से। कब हैलेट के कोविड हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए जहां पर अव्यवस्थाओं को लेकर के जो मरीज कोरोना के भर्ती हैं उसमें उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह यहाँ पर हंगामा चल रहा है और परिजनों का कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना पेशेंट को मिलनी चाहिए, वो पेशेंट को यहाँ पर व्यवस्थाएँ नहीं मिल पाई। ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आईसीयू बेड मिल रहा है, जिसको ले करके जो मरीज हैं वो यहाँ पर उनकी मौत हो रही है। सिर्फ इसके लिए हैलेट प्रशासन व जिला प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ के लोगों को साफ तरफ आरोप है और उनका कहना है कि पेशेंट की तो सही से उपचार नहीं करते, उनकी मौत होती है, उसके बॉडी भी नहीं देते, बोलते कि सीधे घाट जाएगी बॉडी। और आपने देखा किस तरह से यहाँ पर हंगामा चल रहा है और ये देखिए यहाँ पर पुलिस को बुला लिया गया है जिससे कि जो हंगामा चल रहा है उसको किसी तरीके से रोका जा सके और लोगों को शांत कराने का प्रयास भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हैलेट की अव्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, परिजनों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके साथ एक सूची चस्पा करने के आदेश हुए थे जिसमें कहा गया था कि क्या व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन है, क्या बेड है और जो मरीज है उनका स्टेटस क्या वो चस्पा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसको लेकर के परिजनों में और उनके तीमारदारों में काफ़ी आक्रोश है। कानपुर से रामजी। कानपुर में अपने अस्पताल के हालात को देख लिए, अब आपको दूसरे शहरों के हालात की स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जो इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंबुज हरदोई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ के शर्मा है जो मेरठ से जुड़े हुए हैं और आलोक मालवीय मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक मालवीय के पास चलना चाहूंगा क्योंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो संक्रमित प्रभावित जिला है उसमें से एक है। आलोक, क्या स्थिति प्रयागराज की है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अस्पतालों की जो स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि पिछले 8-10 दिन में धीरे धीरे करके जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी। क्या व्यवस्थाएं बेहतर हो पाई हैं प्रयागराज में? जी देखिए, अभी सीएमओ आए हुए हैं सारेन अस्पताल में। अभी वो कोविड वार्ड में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पीपी किट नहीं पहनी हुई है। हम उनसे सवाल भी पीपी किट के लिए पूछा तो कहा ये जांच का विषय है। खुद बिना पीपी किट पहने वो वार्ड के अंदर घुसे हुए हैं, अंदर जांच करने अभी गए हुए हैं। हमने उनसे व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त है, लेकिन जो कोविड पेशेंट है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लेटे हुए हैं, इनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरह से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोविड पेशेंट को लिए उनके परिजन बैठे हैं और उन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी सीएमओ जांच के लिए आए हैं, जांच के बाद वो देखते हैं क्या चीजें बताते हैं, क्या चीज निकलकर सामने आती है। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है संगम नगरी प्रयागराज की। लोग जो परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार डेथ हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कोविड पेशेंट के परिजन हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे आए हैं अपने पेशेंट को लेके, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत क्रिटिकल है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है और लेके गए थे वार्ड नंबर 13 में एडमिट किए और लगाए तो 50 पल्स हुआ, उसके बाद आईसीयू में डाले 8 नंबर वार्ड में।
डिपार्टमेंट नंबर, अभी अंदर से क्या हो रहा है नहीं मालूम। इतना बोले हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा है, क्रिटिकल मामला है, यही बोले। आप क्या कहेंगे यार? सर यही कहेंगे कि बेड्स और बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ के, आप अगर अंदर जाते हैं तो आपको मतलब सही जानकारी नहीं दी जा रही, आपको इधर उधर भेजा जा रहा है कि आप वहां जाइए वहां जाइए। और ऑक्सीजन की तो कमी है ही, क्योंकि जो पेशेंट को एक प्रेशराइज ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। नॉर्मल सर यही चाहते हैं कि फैसिलिटीज तो ठीक है लेकिन और बेहतर की जा सकती है, तो उस पर ध्यान दें, नंबर ऑफ बेड्स को और बढ़ाएं, चीजें और अच्छे तरीके से हों। तो आप देख सकते हैं कि एसआरएन अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, बिल्डिंग काफी बड़ी है, लेकिन व्यवस्थाएं नदारद हैं। लोग व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें व्यवस्थाएं मिले, व्यवस्थाएं मिलने के साथ ही जो उनके परिजन है वो ठीक होके घर जा सके। तो इस तरह की व्यवस्थाओं की मांग परिजन संगम नगरी प्रयागराज के कर रहे हैं। ठीक है। के शर्मा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आलोक, मेरे साथ आप बने रहिएगा। के शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से। के शर्मा, मेरठ का क्या हाल है? क्या पिछले 10-12 दिन से, जब से ये बात करें, जो वेब सेकंड वेब है जो काफी ज्यादा ऊपर मार्क जा रहा है विशेष तौर पर संक्रमितों का, उसके बाद क्या व्यवस्थाएं बेहतर हो पाई हैं अस्पतालों में, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो पाई हैं? जी आपको बता दूं धनराज, यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, बल्कि हर तरफ से शिकायत आई है। कल हमारे पास 3 शिकायतें ऐसी आई जिनको सुनकर दिल दहल गया। एक हमारे पत्रकार कर्मी थे, उनकी मम्मी को कोई भी अस्पताल में बेड नहीं मिला और अंततः उनकी डेथ हो गई। फिर एक वीडियो वायरल होती है एक हेल्थ वर्कर की, और वो हेल्थ वर्कर काफी फ्रंट लाइन पर काम करता था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसने अपना वीडियो सीएमओ के पास भेजा और उसके बाद उसको उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया जहां पर ऑक्सीजन नहीं थी और अंततः डेथ हो जाती है। और आज जितने भी हेल्थ वर्कर थे वो सीएमओ के ऑफिस में पहुंचते श्रद्धांजलि देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, तो पता चलता है सीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और वहीं पर अगर आप सुभारती की बात करें तो सुभारती में आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगी ये पहले ही लिखवा लेते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल से लेकर L2, L1 और L3 ग्रेड के अस्पतालों में ना तो बेड है ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है। बाहर से लोग काफी परेशान हैं और कोई भी समुचित जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। डीएम के बालाजी यहाँ पर सबसे इनएक्टिव और इनएफिशिएंट डीएम साबित हुए हैं। और यहाँ पर ना तो जो सुबह की रिपोर्ट है वो रात को 1-1:30 बजे करीब आती है। पहले 3 संख्याओं में लोग मर रहे थे, अब 4 संख्याओं में लोग संक्रमित हैं। कल का जो डेटा है वो सबसे ज्यादा डराने वाला है। 8 मौतें हुई हैं, 1200 से ऊपर संक्रमित है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, महकमे की तरफ से कहीं कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए। जितने भी अस्पताल हैं सब में बेड भरे हैं। अगर किसी को O पॉजिटिव, B पॉजिटिव इस तरीके के खून और प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो आप फोन घुमा घुमा के कंट्रोल रूम के थक जाइए, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आपका फोन बैन कर दिया जा। आज जब ये सारे हेल्थ वर्कर सीएमओ कैंपस में पहुंचे तो उनका जोश और उनकी हिम्मत स्पष्ट नजर आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और जब हमारे बीच के लोग संक्रमित होते हैं और उनको समुचित इलाज नहीं मिलता है तो हम कैसे इलाज करेंगे? के शर्मा, बिल्कुल ये मेरठ की स्थिति बता रहे थे के शर्मा। हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा भी मेरे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई में क्या स्थिति है? क्या पिछले 10-15 दिनों में जो वेब में जो सेकंड वेब है इसमें जो संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उसके बाद जो कोशिश सरकार के स्तर पे हो रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाया जाए, जो दवाइयाँ कम पड़ रही हैं, दवाइयों की आवक ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों को ना हो, तो ये चीज़ें हरदोई में बेहतर हो पाई हैं? जी बिल्कुल धर्मराज, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में कोविड को लेकर स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रहा है। दरअसल यहाँ पे जो मरीज कोविड के होते हैं उन्हें फर्श पे लिटा दिया जाता है, व्यवस्थाओं के नाम बिल्कुल शून्य दिखाई देता है, जबकि स्वास्थ्य महकमा लगातार दावे करता है कि उनका स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल स्वस्थ है, कोविड को लेकर सक्रियता दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कल शाम को एक मरीज ने ही कोविड हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा। जिलाधिकारी जी ने निर्देश दिए, जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस वीडियो को स्वास्थ्य महकमा जो है वो खंडन कर देता और कहता है कि ये हमारे यहाँ
L2 का वीडियो नहीं है, जिसको लेकर काफी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे लगातार होती जा रही है। और जो स्वास्थ्य महकमा है इस कदर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें जल्दी भर्ती नहीं किया जाता, कोविड को लेकर बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। चलिए अंबुज, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये स्थिति अलग अलग जगहों की है। आलोक मालवीय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, प्रयागराज की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि सीएमओ खुद जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका वो पालन नहीं कर रहे थे, तो ये तो एक स्थिति है कि जिन लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए अपने जेस्चर के जरिए, वो मैसेज वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएमओ जब यहाँ पहुंचे हैं तो हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन भी पूछे हैं। इसके बारे में पूछा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो डगमगा रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम व्यवस्थाएं अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने ये बात भी बताई है कि हम जो कोविड के वार्ड हैं उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द नए बेड उसमें स्थापित किए जाएंगे, जिससे लोग जो कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं उन्हें भर्ती कराया जा सके। और उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जो परिजन है वो बराबर बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी संगम नगरी प्रयागराज में बनी हुई है, जिस वजह से उनके पेशेंट को और उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्थाएं हैं किस तरह की, ये समझ से परे है कि सरकारी अमला कुछ और बोल रहा है, परिजन और पेशेंट कुछ और बोल रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं के बारे में भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये व्यवस्थाएं चार्ज हो पाएंगी और लोगों को राहत मिल सकेगी। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के शर्मा भी मेरे साथ जुड़े थे मेरठ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंबुज भी मेरे साथ हरदोई से जुड़े थे। अंबुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने कोशिश की कि अलग अलग जगहों पर हालात और स्थिति कोविड के दौरान किस तरीके की है। बड़ी बात यही है कि अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि ग्राउंड लेवल पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, पहला वजह। दूसरी वजह यह भी है कि जो संक्रमण का दर है वो कम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण व्यवस्थाएं जितनी भी की जा रही हैं वो कम पड़ जा रही हैं। शाहजहांपुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब क्रॉसिंग पर ट्रेन वाहनों को टक्कर मारते निकल गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि चारों ओर चित्कार मच गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जरा सी लापरवाही ने इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जान ले ली है। ये पूरा हादसा तड़की सुबह 6 बजे हुआ। घटना थाना कटरा क्षेत्र के हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद नहीं था, जिससे बरेली की तरफ से आ रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5वें मृतक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये पूरा हादसा कितना भीषण रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। घटना की सूचना के बाद रेलवे से लेकर डीएम, एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्सीडेंट ट्रेन चालक की गलती से हुआ या फाटक कर्मचारी की गलती से। जांच कर इस हादसे के जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 5012 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हुल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का एक व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का एक व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5 मृतकों के परिवारीजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेन हादसे की खबर पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को तत्काल रूप से राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरी घटना के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन बेचारे 5 लोगों की गलती क्या थी, जो बिना किसी कसूर के वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। किसी की जरा सी लापरवाही ने 5 परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वगैरह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।